हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा देख रहे थे, ज्योग्राफी को देख रहे थे, NCERT सीरीज को कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग आज जो देखेंगे वो हम देखेंगे NCERT का जो 5वां लेसन है उसको हम देखेंगे, पृथ्वी और ग्लोब, ये चैप्टर है। इसमें आज हम लोग देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, अगर वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें शुरू से लेकर के हर एक वीडियो को देख लिए ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों व मित्रों के साथ क्या कीजिए, इसको खूब शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। आज हम लोग जो देखेंगे वो ग्लोब के बारे में देखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्लोब पर क्या पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 जो आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का क्या है, एक नमूना है। ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। कौन से स्वरूप का? भौतिक स्वरूप का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो ग्लोब समझ गए। अब ग्लोब पृथ्वी पर क्या है, 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है। एक होती है पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखाएं होती है जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखा। दूसरा क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, इस पार्ट में जो डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है मुझे कि इससे पहले आप लोग अक्षांश रेखाएं के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आज ये वीडियो देखने के बाद अगर अंत तक वीडियो देखते हैं तो सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लिए हम ग्लोब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। क्या होती है अक्षांश रेखा? तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये पश्चिम, ये हो गया हमारा क्या, उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण और ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हमारा हो गया क्या, पूरब। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखाएं खींची गई हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखाएं खींची गई हैं। इसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी पृथ्वी के बीचों बीच एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, इसको 2 भाग में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा जैसे ये पृथ्वी को ये जो भाग बांट दिया, ये हो गया हमारा क्या, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। तो ये जो रेखा जो डिवाइड किया 2 भागों में, ये रेखा जो बांटा, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो क्या होती है, पृथ्वी के बीचों बीच। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच ये क्या है, ये एक क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इसके 1-1 डिग्री अंतराल पर, इसके 1-1 डिग्री अंतराल पे, इसके 1-1 डिग्री अंतराल पे, ऐसे अंतराल पर क्या है, 90 रेखाएं दक्षिण की ओर और 1-1 डिग्री अंतराल पे 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की ओर है। तो ये क्या है, 1-1 डिग्री अक्षांश पर 90 अक्षांश रेखाएं होती है।
कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, मतलब विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ओर 1-1 डिग्री ऊपर जाते हैं तो ये कुल कितनी रेखाएं होती है, 90 रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग अगर चलते हैं तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो हमारा क्या है, वो है 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश, क्योंकि हमारा ये पृथ्वी है और यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पे 90 डिग्री अक्षांश होता है। इसीलिए 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश हो ही नहीं सकता। कभी पूछा जाए कि 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। इसी कारण क्या हो सकती है, 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे के क्या है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ऊपर नीचे, भूमध्य रेखा से ऊपर 1-1 डिग्री के अंतराल पे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 1-1 डिग्री नीचे आती है। तो ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 डिग्री 111 किलोमीटर का क्या होता है, अंतर होता है। मान लीजिए कि एक अक्षांश रेखा, मान लीजिए ये क्या है, ये विषुवत रेखा है और ये एक अक्षांश रेखाएं होगा। ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर। कितनी होगी, 111 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, भूमध्य रेखा जो हमारा ये है, ये हमारा जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, इस पर क्या होती है, दिन एवं रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ क्या होती है, लंबवत पड़ती है। क्यों पड़ती, क्या कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ दिन एवं रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, उस पर दिन एवं रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आप लोग अधिकतर फैक्ट के रूप में अगर वन लाइनर पढ़ते होइएगा तो आप लोगों में अधिकतर ने इन्होंने सुने होइएगा कि क्या होती है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा से क्या होती है, ध्रुव की ओर जाने पर क्या होती है, भूमध्य रेखा पर क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। और ध्रुवों पर या तो उत्तरी ध्रुव जाइए या दक्षिण ध्रुव जाइए, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है, हमारा पृथ्वी जो है वो पूरा गोल फुटबॉल के आकार ना हो करके क्या है, संतरे के आकार का है, जो ऊपर और नीचे क्या होता है, थोड़ा चपटा रहता है। इस कारण से ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है। इसका क्या कारण है, तो पृथ्वी के चपटे होने के कारण ये होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम देखते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा। नेक्स्ट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट बार देखेंगे। अब इसका जो हम देखते हैं, अफ्रीका देश में एक कांगो नदी है, अफ्रीका देश में एक कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। तो अफ्रीकी देश की कांगो नदी क्या करती है, भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। अब हम लोग भूमध्य रेखा से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक को देख लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। किस चीज के बारे में देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या हम लोग देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो हम लोग जानते होइएगा, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के ये क्या है हमारा, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची जाती है उसको हम कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं कि कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर उस दिन क्या होती है, 21 जून को क्या होती है कि
सूर्य की रोशनी क्या होती है, लंबवत पड़ती है, यानी 90 डिग्री के एंगल बना करके पड़ती है, जिसके कारण क्या होती है, उस दिन वहाँ क्या होती है, दिन की अवधि क्या होती है, बराबर हो जाता है। जब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री का जहाँ भी एंगल बनाएगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे दिन का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो मकर रेखा के बारे में देखते हैं। किस चीज के बारे में देखते हैं, मकर रेखा के बारे में। तो मकर रेखा के बारे में क्या बताए थे, भूमध्य रेखा से 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा होती है, यानी भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी रेखा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ये हमारा मकर रेखा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्क रेखा। ठीक, आपको समझ में आ गया। मकर रेखा से जुड़ी हुई बात को हम फैक्ट जान लेते हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री का एंगल बना करके पड़ती है, जिसके कारण क्या होती है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट जो हम लोग फैक्ट को देखते हैं, वो हमारा जो फैक्ट है वो है क्या है, लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीकी की एक नदी है, वो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक हम लोग देखे थे कांगो नदी जो क्या करती है, मकर रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और ये क्या है, लिम्पोपो नदी जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग इसकी संख्या को थोड़ा हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा की अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाएं जो हम देखें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं, जो भी विशेषता। अब इसकी संख्या कितनी होती है, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, और ये इसके क्या है, इसके ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इसके अगर हम लोग 1-1 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 1-1 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो कुल क्या है बताए थे पिछले, जैसे हम देखे हैं कि 90 क्या होती है, 90 उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, 90 अक्षांश रेखाएं होती। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 180 अक्षांश रेखाएं हो गई। कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 180 अक्षांश रेखाएं। और ये हमारा एक रेखा कौन सा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 181। अगर वैसे पूछा जाए कि अक्षांशों रेखाओं की संख्या कुल कितनी है तो हम क्या कहेंगे, 181। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को अगर शामिल नहीं करते हैं, इसको अगर हम रेखा न मान करके अगर बिंदु मान लेते हैं तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हमारा तब हो जाएगा 179। यानी अगर कहें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपसे भी कंफ्यूजन एग्जाम में हॉल में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अगर हम बिंदु मान लेते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 189 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी, 179। लेकिन अगर उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अगर हम क्या मान लेते हैं, रेखा की मान लेते हैं, तो हमारा जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। अब हम लोग जरा देख लेते हैं जो भी हम लोगों ने देखे हैं, क्या जो भी हम लोगों ने फैक्ट देखे हैं कि भूमध्य रेखा देखें, कर्क रेखा देखें, मकर रेखा देखें, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, कौन कौन से मतलब ये रेखाएं कौन कौन से देश से होकर के गुजरती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपके क्या हो रहा होगा, एक फिगर आ रहा होगा जिसमें आपको तीनों चित्र के बारे में बताया जा रहा होगा। एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, एक ऐसे लाइन है, उसमें महादेश को और देश को दिखाया गया है। ये आपका क्या है, कर्क रेखा का लाइन दिखा रहा है, कर्क रेखा। ये आपका भूमध्य रेखा का लाइन दिखा रहा है और ये मकर रेखा का लाइन दिखा रहा है। तो कुछ देश जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे देश से होकर के गुजरते हैं, लेकिन आप उतना याद रखने जाइएगा तो आपको नहीं ये भी याद रहेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें 4 ऑप्शन याद है, अगर 4 देश ऐसे याद है जो कर्क रेखा से होकर के जाता है, तो वह उसको हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। ये देश कर्क रेखा से होकर के जाता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन के प्रोसेस से हम आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसीलिए हम इसका स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। पहला हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से क्या होता है, चिली जाता है, अर्जेंटीना से होकर के गुजरता है, ब्राजील से होकर के गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका से होकर के गुजरता है, मेडागास्कर से होकर के गुजरता है और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा से मैक्सिको से होकर के गुजरता है, भारत से होकर के गुजरता है, बांग्लादेश से होकर के गुजरता है, म्यांमार से होकर के गुजरता है और चीन से होकर के गुजरता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको आपको याद रखना है, बाकी अगर आएगा तो एलिमिनेशन के थ्रू आप छांट सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा से कौन कौन सी देश, मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट देश है वो जो गुजरता है मकर रेखा से, वो है कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया। तो आप एक गौर करिएगा, एक ऐसा आप देखिएगा, एक गौर कीजिएगा तो क्या है, गौर करने के बाद अगर आप देखते हैं तो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक, तो ये आप लोग समझ में आ गया। अगर अंत में अगर देखे होइएगा पूरे वीडियो को, अगर शुरू से अंत तक देखे होइएगा तो जरूर आप लाभान्वित होइएगा। अगर ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके क्या करिए, बेल आइकन को दबा करके और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।